वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है अलेज्ड फेक रेबीज़ वैक्सीन। तो हेल्थ अथॉरिटीज़ जो हैं इंडिया में, हेल्थ अथॉरिटीज़ जो हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने एडवाइज़ किया है अपने सिटीजन्स को कि वो जो भी वैक्सीनेटेड हैं रेबीज़ के लिए इंडिया से, कि वो चेक करें कि क्या उन्हें रिप्लेसमेंट डोजेज़ की ज़रूरत है, क्योंकि कंसर्न्स रेज़ हो रहे हैं क्योंकि काउंटरफीट रेबीज़ वैक्सीन जो हैं इंडिया में मिली हैं। तो सिमिलर एडवाइजरीज़ यूके और यूएस ने भी इशू की हैं। ये एपिसोड हाईलाइट करता है कि कैसे ड्रग सप्लाई की चेन की इंटेग्रिटी, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट और पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है वैक्सीन में क्रिटिकल इश्यूज बनते जा रहे हैं। तो रेबीज़ क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स से जो है वो स्प्रेड होता है। ह्यूमन इन्फेक्शन जो है वो बाइट्स, स्क्रैचेस या सलाइवा कॉन्टैक्ट से हो सकती है ओपन वुंड्स में। सिम्टम्स इसमें क्या होते हैं? फीवर, हेडेक, नोजिया हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, फेयर ऑफ वाटर हो जाता है, हेल्यूसिनेशंस होती हैं, पार्शियल पैरालिसिस भी हो सकता है। रेबीज़ जो है वो प्रिवेंटेबल है अगर उसको टाइमली जो है वैक्सीनेशन दे दी जाए। तो एज़ पर इंडिया का जो नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, 6644 क्लिनिकली सस्पेक्टेड ह्यूमन रेबीज़ केसेस जो हैं वो और डेथ्स पाए गए हैं 2012 से 2022 के बीच में। लेकिन कहा जाता है कि ये नंबर काफ़ी अंडर एस्टिमेट है, क्योंकि अगर हम देखें डब्ल्यू की फिगर्स तो लगभग 18,000 से 20,000 रेबीज़ डेथ्स एनुअली होती हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें कि वन थर्ड से लेकर टू थर्ड जो है वो सिर्फ चिल्ड्रन में होती हैं। इंडिया में 36% ऑफ ग्लोबल रेबीज़ डेथ होती है। ठीक है। तो हेल्थ अथॉरिटीज़ का ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस में कहना है कि सिटीजन्स वेरीफाई करें कि क्या उन्हें रिप्लेसमेंट डोजेज़ की ज़रूरत है, क्योंकि सर्कुलेशन पाई गई है काउंटरफीट रेबीज़ वैक्सीन्स की इंडिया में सिंस 2023। अब हुआ क्या कि अभेराब नाम से एक वैक्सीन आती है रेबीज़ की, जो ह्यूमन बायोलॉजिकल्स इंस्टीट्यूट ने बनाई है। और वो कहा जा रहा है कि उसकी जो है कुछ काउंटरफीट या फेक बैचेस जो हैं वो पाए गए सर्कुलेशन में, जिसकी वजह से इंटरनेशनल अलार्म ट्रिगर हुआ, क्योंकि लगभग 100% फेटल होता है रेबीज़। तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने कहा 2025 में, जनवरी 2025 में, कि एक काउंटरफीट बैच उनको ऑल्टर्ड पैकेजिंग का मिला है। कंपनी ने इंडियन रेगुलेटर्स को, लॉ इन्फोर्समेंट को इमीडिएटली बताया और कहा कि कोई और काउंटरफीट बैच उन्हें नहीं मिला उसके बाद। लेकिन इन्वेस्टिगेशंस की गई, फिर काउंटरफीट प्रोडक्ट्स पाए गए दिल्ली, मुंबई, आगरा, लखनऊ, कानपुर और पटना में। तो अभयरैब जो है वो क्या है कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली रेबीज़ वैक्सीन है इंडिया में और 40% मार्केट शेयर होल्ड करती है। आईआईएल जो है वो लार्जेस्ट रेबीज़ वैक्सीन प्रोड्यूसर है ग्लोबली और 25 ईयर्स से वैक्सीन सप्लाई कर रहा है बाकी कंट्रीज़ में भी। कंपनी ऑफिशियल्स का कहना है कि इंटरनेशनल एडवाइजरीज जो हैं वो वैक्सीन हेजिटेंसी फ्यूल कर देंगी, खासकर रूरल एरियाज़ में, जहाँ पर अबेहराब जो है वो अकेला अवेलेबल ऑप्शन है। इंडिया में पेशेंट्स जो है वो जनरली 5 डोजेज ऑफ रेबीज़ वैक्सीन रिसीव करते हैं आफ्टर एनिमल बाइट। अगर एक डोज भी जो है वो इनफेक्टिव हो तो प्रोटेक्शन जो है वो इंश्योर करती है कि बाकी के रिमेनिंग डोजेज जो हैं और रेबीज़ जो है इम्यूनोग्लोबुलिन के थ्रू प्रोटेक्शन मिली रहे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस के हिसाब से अनइम्यूनाइज पर्सनस कौन है जिनको एटलीस्ट अनइम्यूनाइज पर्सनस को एटलीस्ट 3 इंट्रामस्कुलर डोजेस और 2 इंट्राडर्मल डोजेस देनी ज़रूरी है, प्लस एक इम्यूनोग्लोबुलिन जो है डे 0 पर देना ज़रूरी है। तो प्रीवियसली अगर हम देखें, जो प्रीवियसली इम्यूनाइज पर्सनस हैं, जिनको पहले डोज मिल चुकी है, तो उनको सिर्फ 2 बूस्टर डोजेस की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी देखने को मिला था कि केरला में एक स्पाइक हुआ था रेबीज़ डेथ्स का जो है 2022 में, लेकिन इसकी वजह से ये हुआ था कि कहीं वैक्सीन फेल तो नहीं हो रही है। लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री ने देखा कि वैक्सीन फेलियर जो है वो प्राइमरी कॉज नहीं है। क्यों हुआ रहा है ये? क्योंकि इम्प्रॉपर जो है डेथ्स उन लोगों में हुई जिन्होंने इम्प्रॉपर वुंड वॉशिंग की आफ्टर एनिमल बाइट्स, और रेबीज एंड इम्यूनोग्लोबुलिन उनको नहीं मिला था कैटेगरी 3 बाइट्स में। कैटेगरी 3 बाइट्स में मतलब क्या होता है कि मल्टीपल बाइट्स हुई हैं अगर। तो कमेटी ने हाईलाइट किया कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी है रेबीज इम्यूनोग्लोबिन ग्लोबुलिन और वैक्सीन्स की, जो कि एक मेजर सिस्टमैटिक चैलेंज है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑल चिकी स्क्रिप्ट। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑल चिकी स्क्रिप्ट के जो है संथाली लैंग्वेज के वो अटेंड किए हैं जमशेदपुर झारखंड में। ऑल चिकी स्क्रिप्ट इन्वेंट हुई थी 1925 में बाय पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो इस स्क्रिप्ट को हम कहते हैं कि ये संथाली लैंग्वेज को सूट करती है, यूनिकली स्ट्रक्चर्ड है। इसमें 30 लेटर्स हैं। सबसे पहली बार ये पब्लिसाइज हुई 1939 में। इसको क्रिएट किया गया था एज अ वे टू प्रमोट संथाली कल्चर।
तो अगर हम संताली लैंग्वेज देखें तो ये मेंबर है मुंडा ब्रांच ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली की। ये मेनली झारखंड और वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये टॉपिक सोशल इश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अबू धाबी के शेख खलीफा मेडिकल सिटी जो है फर्स्ट हॉस्पिटल ग्लोबली बना है जिसने एक जीन थेरेपी बनाई है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की। ठीक है, और उन्होंने ये एडमिनिस्टर की है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक रेयर प्रोग्रेसिव न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जिसकी वजह से मसल वीकनेस होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो ये एक डिबिलिटेटिंग जेनेटिक कंडीशन है जो अफेक्ट करती है मोटर न्यूरॉन्स को। मोस्ट फॉर्म्स जो है वो म्यूटेशंस की वजह से होती हैं सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन 1 जीन में। और इसमें क्या होता है कि वीकनेस हो जाती है मसल्स की जो मूवमेंट कंट्रोल करती हैं। वीकनेस जो है इसमें ज़्यादा सिवियर होती है उन मसल्स में जो ज़्यादातर आपके सेंटर ऑफ द बॉडी में है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लीजनियस डिसीज़। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लीजनियस डिसीज़ आउटब्रेक जो है उसकी वजह से हेल्थ अलर्ट दिया गया है सिडनी के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में। और अथॉरिटीज़ ने अर्ज किया है लोगों को कि वो विजिलेंट रहें सिम्टम्स के लिए। तो लीजनियस डिसीज़ जो है एक सिवियर फॉर्म ऑफ लंग इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया से होती है। तो लीजनेला जो है वो नेचुरली फाउंड होता है फ्रेश वाटर में। मोस्ट पीपल जो कैच करते हैं लीजनियस डिसीज़ वो ब्रीथ कर लेते हैं बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर और सॉइल। आपको जनरली जो है वो इन्फेक्ट नहीं होते हैं, आप जनरली इन्फेक्ट नहीं होते हो वाटर ड्रिंक करने की वजह से। बट बैक्टीरिया जब आप उसको जो है वो एस्पिरेट कर लेते हो तब जो है मतलब ब्रीथ कर लेते हो एक्सीडेंटली, तब जो है वो आपके लंग्स में अगर वो चला जाता है तो इन्फेक्शन हो जाती है। ये कंटेजियस नहीं है। ओल्ड एडल्ट्स या फिर वीकेंड इम्यून सिस्टम्स वाले लोगों को ज़्यादा जो है वो रिस्क रहता है इससे। और इसमें निमोनिया लाइक सिम्टम्स आते हैं, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टायर्डनेस, हेडेक, मसल पेन। और कई सिवियर केसेस में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं। ठीक है, और रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। तो ट्रीटमेंट इसकी जो अगर हम देखें तो इसको एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, और कोई इसकी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है मेडन टेस्ट फ्लाइट पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का। ये एक्सटेंडेड रेंज प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट है जो कि इंडियन आर्मी के पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए बनाया गया है। इसकी मैक्सिमम स्ट्राइक रेंज है लगभग 120 किलोमीटर्स। ये किसी भी एग्जिस्टिंग लॉन्च सिस्टम में फिट हो सकता है। और इसको ये गाइडेंस सिस्टम से इक्विप्ड है ताकि इसकी जो है एक्यूरेसी काफ़ी इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चाइनीज साइंटिस्ट ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है मैगलेव टेक्नोलॉजी में, जिसमें कि उन्होंने 1 टन का व्हीकल 700 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे अचीव किया है जस्ट 2 सेकंड्स में। तो मैगलेव टेक्नोलॉजी क्या है? ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करती है लिफ्ट, गाइड और प्रोपेल करने में ट्रेन्स को। तो इसमें जो है मैग्नेट्स जो हैं गाइडवे वॉल्स की तरह काम करते हैं। अब होता क्या है, लेविटेशन इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। लेविटेशन मतलब कि मैग्नेट्स जो है वो ट्रेन को ट्रैक से ऊपर उठाकर रखते हैं ताकि कोई फिजिकल कांटेक्ट ना हो। फिर गाइडेंस मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो स्टेबलाइज करते हैं ट्रेन को लेटरली और उसको सेंटर्ड रखते हैं ट्रैक पर। फिर प्रोपल्शन मतलब जो लीनियर मोटर्स होती हैं वो जनरेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ताकि पुश और पुल हो सके ट्रेन। तो आप केयरफुली जब कंट्रोल करते हो मैग्नेटिक फील्ड्स को तो मैगलेव ट्रेन्स जो है वो लेविटेशन और प्रोपल्शन जो है वो मिनिमल एनर्जी लॉस के साथ अचीव कर पाती हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि ये इसकी बहुत ही कम मेंटेनेंस कॉस्ट होती है और हायर एनर्जी एफिशिएंसी होती है और लगभग ज़ीरो ही ये डायरेक्ट एमिशंस करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना ने रिसेंटली YJ-20 हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल जो है वो फायर किया है, टेस्ट किया है। तो इसको ईगल स्ट्राइक 20 भी कहा जाता है। हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है जो कि चाइना ने बनाया है। हाई वैल्यू नेवल एसेट्स को एक्सटेंडेड रेंजेस पर टारगेट करने के लिए बनाया गया है इसे। इस मिसाइल की रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर्स है विद क्रूजिंग स्पीड्स ऑफ अबव मैक 6। जो टर्मिनल फ्लाइट पाथ है इसका वो अलाउ करता है इसको कि वो नियर वर्टिकल डिसेंट कर सके शार्प लेटरल मैनोवर्स के साथ। और ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is alleged fake rabies vaccine. This topic is important for your social issues. Health authorities in Australia have advised their citizens who have been vaccinated for rabies in India to check whether they require replacement doses following concerns about counterfeit rabies vaccines. Similar advisories have also been issued by UK and US. This episode is highlighting the critical issues of drug supply chain integrity, regulatory enforcement, and public confidence in vaccines.
So, rabies is a viral infection transmitted through the saliva of infected animals. Human infection can occur through bites, scratches, or saliva contact with open wounds. Symptoms may range from fever, headache, nausea to hydrophobia, hallucinations, and even partial paralysis. Importantly, rabies is preventable through timely vaccination. According to India's National Rabies Control Program, 6,644 clinically suspected human rabies cases and deaths were reported between 2012 and 22, but this figure is an underestimate. World Health Organization estimates 18,000 to 20,000 rabies deaths annually worldwide. India alone accounts for nearly 36% of global rabies deaths. Okay, so what has happened is that health authorities in Australia, US, and UK have issued advisories urging their citizens to verify whether they require replacement doses if they have received rabies vaccinations from India. This is pointing to the possible circulation of counterfeit rabies vaccines in India since 2023. The advisory stem from concerns about fake batches of Abherab, which is a rabies vaccine manufactured by Human Biologicals Institute, and there is a possibility that they may be in circulation. This issue has triggered international alarm because rabies is almost 100% fatal once symptoms appear. So, Indian Immunologicals Limited stated in January 2025 that they have detected one counterfeit batch with altered packaging. The company informed Indian regulators and law enforcement immediately. It maintains that no other counterfeit batches have been found. Counterfeit products were detected in Delhi, Mumbai, Agra, Lucknow, Kanpur, and Patna. So, Abhirab is among the most widely used rabies vaccine in India, holding about 40% market share. IIL is the largest rabies vaccine producer globally, supplying vaccines for over 25 years. Company officials are warning that international advisories could fuel vaccine hesitancy, particularly in rural areas where Abhirab may be the only available option. So in India, patients usually receive 5 doses of rabies vaccine after an animal bite. Even if one dose were ineffective, protection is likely ensured through remaining doses and rabies immunoglobulin. So as per World Health Organization, if a person is unimmunized, then at least 3 intramuscular doses or 2 intradermal doses plus immunoglobulin on day zero is required. And if a person is previously immunized, then only two booster doses are required. So recent cases we saw in Kerala that a spike occurred in rabies deaths in 2022, which led to suspicion of vaccine failure or vaccine ineffectiveness. But a committee was constituted by Health Ministry, investigated the case, and it ruled out vaccine failure as the primary cause. It concluded that deaths occur due to improper wound washing after animal bites and non-administration of rabies immunoglobulin in category 3 bites. Category 3 bites basically are multiple bites or scratches breaking the skin. Okay. Committee highlighted limited availability of rabies immunoglobulin and vaccines as a major systematic challenge. So the next topic is All Chiki script. This topic is important for your art and culture section. So recently, President of India has attended the centenary celebrations of All Chiki script of Santhali language in Jamshedpur, Jharkhand. So All Chiki script was invented in 1925 by Pandit Raghunath Murmu. This script is uniquely structured to suit the Santali language. It consists of 30 letters. This script was first publicized in 1939 and it is created as a way to promote Santali culture. So, what is Santali language? It's a member of the Munda branch of Austroasiatic language family. It is spoken mainly in Jharkhand and West Bengal. It was included in the 8th schedule of the Indian Constitution in 2003. Okay. So the next topic is spinal muscular atrophy. This topic is important for your social issues. So Abu Dhabi's Khalifa Medical City has become the first hospital globally to administer a one-time gene therapy for spinal muscular atrophy. So this SMA is a rare and progressive neuromuscular disorder which leads to muscle weakness and it can cause life-threatening complications. So it's a debilitating genetic condition which affects motor neurons. So most forms of SMA are caused by mutations of the survival motor neuron 1 gene. So its symptoms vary and it may be mild or disabling, but they involve a weakness of the muscles and that control movement. The weakness in SMA tends to be more severe in the muscles that are close to the center of your body. There is no cure for SMA as of now.
So the next topic is Legionnaire's disease. This topic is important for your social issues. So a Legionnaire's disease outbreak has prompted health alert in Sydney's central business district recently, with authorities urging people to remain vigilant for symptoms. So Legionnaire's disease is a severe form of lung infection caused by a bacterium. So it is found naturally in fresh water. Most people who catch this disease breathe in the bacteria from water or soil. You usually cannot get infected by drinking water, but that contains the bacteria unless you aspirate it, that is accidentally breathe it, and it gets into your lungs. It is not contagious. Older adults, people with weakened immune systems, and people who smoke have a higher risk of getting this disease. So Legionnaire's disease causes pneumonia-like symptoms. Patients usually present with fever, cough, shortness of breath, tiredness, headache, muscle pain, and in severe cases, neurological symptoms and respiratory failure may occur. So, treating right away with antibiotics most often cures this disease, but some people still have problems with after treatment. Okay. So the next topic is Pinaka Long Range Guided Rocket. This topic is important for your security section. Recently, the DRDO successfully conducted the maiden flight test of the Pinaka Long Range Guided Rocket. It is an extended range precision guided rocket developed for the Indian Army's Pinaka multiple launch rocket system. So its maximum strike range is about 120 kilometers. It can fit into any existing launch system, and it is equipped with guidance system that significantly improves its accuracy. So the next topic is magnetic levitation technology. This topic is important for your science and tech section. Chinese scientists have achieved a historic milestone in magnetic levitation, that is maglev technology, by successfully propelling a 1-ton vehicle to 700 km per hour in just 2 seconds. So maglev technology is a transportation technology which uses electromagnetics to lift, guide, and propel trains without wheels. So it is achieved through magnets in the guideway walls. So it consists of three main components. What is first is the levitation, in which the magnets lift the train above the track, ensuring that there is no physical contact, which minimizes wear and tear. Then we have the guidance, where magnets stabilize the train laterally, keeping it centered on the track. Then we have propulsion, that is linear motors generate magnetic fields which push and pull the train along the track. Okay. By carefully controlling the magnetic fields, maglev trains achieve levitation and propulsion with minimal energy loss. So, with no physical contact between train and track, maglev systems have significantly lower maintenance costs and higher energy efficiency. Maglev trains produce zero direct emissions, and they can be powered by renewable energy sources as well. So the next topic is YJ-20 hypersonic missile. This topic is important for your security section. China has recently released a rare footage of YJ-20 hypersonic anti-ship missile. So it is also called as Eagle Strike 20. It's a hypersonic anti-ship missile developed by China. It is designed to target high-value naval assets at extended ranges. So this missile's range is between 1,000 and 1,500 kilometers with cruising speeds above Mach 6. The terminal flight path allows a near vertical descent combined with sharp lateral maneuvers, and it is also capable of being launched from multiple platforms. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.